बिहार एक ऐसी धरती है जहां हर जिले की मिट्टी अपने भीतर सदियों पुराना इतिहास छुपाए बैठी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी बिहार में एक ऐसा राज्य भी था जिसके अधीन हजारों गांव आते थे, जहां राजा का एक आदेश सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे किसानों की जिंदगी बदल देता था, जहां हाथियों के जुलूस निकलते थे, सोने चांदी से सजे दरबार लगते थे और अंग्रेज अधिकारी इस राजघराने के सम्मान में खड़े होकर सलामी देते थे। ये कहानी है हथुआ राज, एक ऐसे साम्राज्य की जिसने मुगलों का दौर देखा, अंग्रेजों के साथ सत्ता का खेल खेला और फिर आजाद भारत में धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बन गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इस राज्य की शुरुआत हुई कैसे? क्या ये हमेशा से इतना शक्तिशाली था? इसके पीछे भी संघर्ष, युद्ध और महत्वाकांक्षा की कोई अनकही कहानी छिपी थी। आज जिसे हम गोपालगंज जिले का हथुआ क्षेत्र कहते हैं, सदियों पहले वहां घने जंगल फैले हुए थे। ना सड़कें थी, ना राजमहल था, ना कोई शाही दरबार, सिर्फ जंगल, नदियां और छोटे छोटे गांव। स्थानीय परंपराओं और ऐतिहासिक उल्लेखों के अनुसार यही धीरे धीरे एक स्थानीय सामंती शक्ति उभरने लगी। उस समय भारत पर मुगल साम्राज्य का प्रभाव बढ़ रहा था, दिल्ली से शासन चलता था, लेकिन इतने विशाल साम्राज्य को संभालना आसान नहीं था। इसलिए कई क्षेत्रों में स्थानीय शासकों को राजस्व वसूली और प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई। यहीं से हथुआ के शासकों की पहचान बनने लगी। धीरे धीरे आसपास के गांव इस प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ने लगे। खेती बढ़ी, राजस्व बढ़ा और हथुआ की शक्ति भी बढ़ गई। उस दौर में किसी राज्य की ताकत उसकी सेना से कम और उसकी जमीन से ज्यादा मापी जाती। जिसके पास ज्यादा खेत, ज्यादा किसान और ज्यादा लगान, वही सबसे शक्तिशाली माना जाता था। हथुआ ठीक उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। कुछ ही दशकों में यह एक स्थानीय जागीर नहीं, बल्कि उत्तर बिहार की सबसे प्रभावशाली जमींदारियों में से गिने जाने लगा। अब हथुआ के शासकों के पास सिर्फ जमीन नहीं थी, बल्कि प्रभाव भी था। गांवों के विवाद, राजस्व, सुरक्षा और प्रशासन, सब कुछ राजमहल से तय होने लगा। लोग उन्हें सिर्फ जमींदार नहीं, बल्कि अपना राजा मानने लगे। लेकिन इतिहास में कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। 18वीं सदी आने वाली थी, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और समुद्र पार से एक नई शक्ति भारत में कदम रख चुकी थी। उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और हथुआ राज्य की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। वो राजा जिसने अंग्रेजों को चुनौती दी, फतेह बहादुर शाही और हथुआ राज्य का संघर्ष। साल 1765 में भारत का इतिहास बदल चुका था। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल चुकी थी। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो राजस्व वसूलने वाले शासक बन चुके थे। लेकिन उत्तर बिहार में एक ऐसा राजा था जिसने कंपनी के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उसका नाम था फतेह बहादुर शाही। आज उन्हें कई लोग बिहार के शुरुआती अंग्रेज विरोध योद्धाओं में गिनते हैं। लेकिन क्या हुआ था? 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य साफ था, जितना अधिक राजस्व उतना अधिक मुनाफा। बिहार की उपजाऊ जमीन कंपनी के लिए सोने की खान जैसी थी। हर बड़ी जमींदारी को संदेश भेजा गया कि अब राजस्व कंपनी को देना होगा। कई जमींदार समझौते की राह पर चल पड़े, लेकिन फतेह बहादुर शाही ने आसानी से इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं की। स्थानीय ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार उन्होंने कंपनी के बढ़ते प्रभाव का विरोध किया और अपने अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया। यहीं से संघर्ष की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि जब अंग्रेज ताकत दिखाती थी तो फतेह बहादुर शाही जंगलों और ग्रामीण इलाकों की अपना सहारा बनाते थे। स्थानीय लोक कथाओं में उनके बारे में अनेक वीर गाथाएं सुनाई जाती थी। कई कथाओं में दावा किया गया कि उन्होंने वर्षों तक कंपनी की राजस्व व्यवस्था को चुनौती दी। हालांकि इसमें से कई विवरणों की स्वतंत्रता ऐतिहासिक पुष्टि सीमित है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उत्तर बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा और फतेह बहादुर शाही का नाम उस विरोध की चर्चाओं में प्रमुखता से मिलता है। 1793 में ब्रिटिश शासन ने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। जमींदारों को स्थायी भूमि अधिकार दिए गए, लेकिन बदले में हर साल
निश्चित राजस्व देना अनिवार्य कर दिया गया। इस व्यवस्था ने पूरे बिहार की जमींदारी प्रणाली को बदल दी। हथुआ राज भी इस प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बना। यहीं से संघर्ष का दौर धीरे धीरे स्थिर प्रशासन और बढ़ती आर्थिक समृद्धि में बदलने लगा और आने वाले वर्षों में हथुआ राज उत्तर बिहार की सबसे समृद्ध जमींदारियों में गिना जाने लगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, अभी हथुआ राज का सबसे भव्य दौर आना बाकी था। महल, हाथियों के काफिले और सैकड़ों कर्मचारियों वाला प्रशासन, विद्यालय, धर्मशालाएं और एक ऐसा वैभव जिसकी चर्चा पूरे बिहार में होती थी। कल्पना कीजिए एक ऐसा राज्य जहां सुबह की शुरुआत महल के नगाड़ों से होती हो, जहां सैकड़ों कर्मचारी राजा के आदेश पर इंतजार करते हो, जहां हाथियों के काफिले, शाह बघिया और दूर दूर से आए मेहमान राजमहल की शान बढ़ाते हो। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हथुआ राज का वो दौर था जब इसे उत्तर बिहार की सबसे प्रभावशाली जमींदारियों में गिना जाता था। लेकिन आखिर इतना बड़ा राज्य चलता कैसे था? उसकी ताकत सिर्फ दौलत थी या एक संगठित प्रशासन भी? आइए चलते हैं हथुआ राज के स्वर्ण काल में। पूरे राज्य का प्रशासनिक और सामाजिक केंद्र था। यही दरबार लगता था, यही महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे, यही दूर दूर से आए जमींदार, व्यापारी और सरकारी अधिकारी राजा से मुलाकात करते थे। महल की बनावट में भारतीय और यूरोपीय शैली की झलक दिखाई देती थी। विशाल दरबार हॉल, लंबे गलियारे और ऊंची खिड़कियां, रंगीन कांच और भारी झूमर उस दौर की समृद्धि का प्रतीक थे। स्थानीय लोगों के अनुसार जब किसी बड़े अतिथि का आगमन होता था तो पूरा महल रोशनी से जगमगा उठता था। शाही रसोई में दर्जनों रसोइये एक साथ भोजन तैयार करते थे और स्तंभों में घोड़े और हाथी राज की प्रतिष्ठा का हिस्सा माने जाते थे। मुंशी हिसाब लिखते हुए, हथुआ राज की असली ताकत सिर्फ महल नहीं थी, उसकी ताकत थी उसका प्रशासन। राज के अधीन अनेक गांव आते थे, राजस्व वसूली के लिए अलग कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। मुंशी, तहसीलदार, करिंदे और अन्य अधिकारी गांव से लगान का हिसाब रखते थे। खेती राज की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। धान, गेहूं, गन्ना, दलहन और तिलहन जैसी फसलें राजस्व का मुख्य आधार थी। जो किसान समय पर लगान देते थे उन्हें प्रशासनिक संरक्षण मिलता था, लेकिन जो भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था। यहीं से उस दौर की जमींदारी व्यवस्था की वास्तविकता थी। हथुआ राज की पहचान सिर्फ धन से नहीं थी। राज परिवार ने समय समय पर शिक्षा, धार्मिक संस्थाओं और सार्वजनिक निर्माण कार्यों को भी संरक्षण दिया। स्थानीय इतिहास में विद्यालय, धर्मशालाओं, मंदिरों और तालाबों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था, धार्मिक आयोजनों में सहयोग और सामाजिक कार्य राज परिवार की प्रतिष्ठा का हिस्सा माने जाते थे। इसी कारण कई लोग राजा को केवल जमींदार नहीं बल्कि संरक्षक के रूप में भी देखते थे। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। जहां महल में वैभव था, वहीं कई किसान कठिन जीवन जी रहे थे। जमींदार व्यवस्था कुछ लोगों के लिए समृद्धि तो कुछ लोगों के लिए आर्थिक बोझ भी थी। यही से विरोधाभास आने वाले समय में बड़े सामाजिक बदलाव की नींव बनने वाला था। 20वीं सदी की शुरुआत तक हथुआ राज अपने वैभव के शिखर पर था, लेकिन देश बदल रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो रहा था, किसान अपने अधिकारों की बात करने लगे थे और भारत में एक नया युग जन्म लेने वाला था, जिसके बाद सिर्फ अंग्रेजों का शासन ही नहीं बल्कि सदियों पुरानी जमींदारी व्यवस्था भी बदलने वाली थी। 15 अगस्त 1947 को पूरा भारत आजादी का जश्न मना रहा था। लोग सदियों की गुलामी खत्म होने का उत्सव मना रहे थे, लेकिन उत्तर बिहार के हथुआ राजमहल में एक अलग तरह की खामोशी थी, क्योंकि अंग्रेजों का शासन तो खत्म हो गया था, लेकिन अब सवाल था कि क्या भारत में
राजा और जमींदार पहले जैसी ताकत रख पाएंगे। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले कुछ वर्षों में ये कानून सदियों पुरानी व्यवस्थाओं को हमेशा के लिए बदल देगा। आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक नया राष्ट्र बनाना। नई सरकार चाहती थी कि जमीन पर कुछ गिने चुने लोगों का नहीं बल्कि किसानों और आम नागरिकों का अधिकार बढ़े। उस समय देश के कई हिस्सों में विशाल जमींदारियां थी। लाखों किसान दूसरों की जमीन पर खेती करते थे। सरकार का मानना था कि आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए भूमि सुधार आवश्यक है। इसी सोच से देश के अलग अलग राज्यों में जमींदारी उन्मूलन की प्रक्रिया शुरू हुई। बिहार में इस बदलाव का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाला था 1950 में बिहार सरकार ने बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू किया। इस कानून का उद्देश्य था कि बड़ी जमींदारियों को समाप्त करना और भूमि पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना। हथुआ राज्य जो कभी हजारों गांवों के राजस्व प्राप्त करता था, अब वो अपनी अधिकांश जमीन सरकार को सौंपने की प्रक्रिया में आ गया। धीरे धीरे लगान वसूली की व्यवस्था समाप्त होने लगी। राजस्व कार्यालय सरकारी तंत्र का हिस्सा बन गए और जो किसान पहले राजमहल के कर्मचारी से जुड़े थे, अब सरकारी प्रशासन से जुड़ने लगे। ये बदलाव सिर्फ हथुआ राज्य का नहीं था, पूरे बिहार की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बदल रही थी। राजमहल अब भी वही था, ऊंची दीवारें अब भी खड़ी थी, लेकिन उन दीवारों के भीतर वो रौनक नहीं रही जो कभी हथुआ राज्य की पहचान थी। जहां सुबह से शाम तक दरबार लगा करता था, वहां अब सन्नाटा था। जहां राजा के आदेश पर सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे, वहां अब समय की धूल जमने लगी थी। राज परिवार का सामाजिक सम्मान बना रहा, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक शक्ति धीरे धीरे अतीत बन गई। इतिहास ने एक और राजवंश को अपने पन्नों में दर्ज कर लिया। बिहार जमींदारी व्यवस्था के समाप्त होने के बाद बिहार का ग्रामीण समाज धीरे धीरे बदलने लगा। लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हुई, पंचायत व्यवस्था का विस्तार हुआ, सरकारी प्रशासन धीरे धीरे गांवों तक पहुंचने लगा। हालांकि भूमि सुधारों के परिणामों पर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ मानते हैं कि इससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिला, कुछ का मानना है कि कई क्षेत्रों में अपेक्षित बदलाव उतनी तेजी से नहीं हो पाए। लेकिन एक बात तय है कि आजादी के बाद भारत का ग्रामीण ढांचा पहले जैसा नहीं रहा और हथुआ राज्य उस बदलाव का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। कभी जिस राज्य के आदेश से हजारों गांव की दिशा बदल जाती थी, आज जो इतिहास की किताबों में दर्ज है। लेकिन क्या हथुआ राज्य सचमुच खत्म हो गया या उसकी विरासत आज भी इन महलों और इन कहानियों और कई लोगों की यादों में जिंदा है? आज हथुआ पैलेस के भीतर जहां हर दीवार एक कहानी सुनाती है और हर एक गलियारा समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, जिस महल में कभी हाथियों की गर्जना सुनाई देती थी, जहां शाही दरबार सजता था, जहां अंग्रेज अधिकारी राज परिवार के स्वागत में खड़े होते थे, आज वहां सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है। लेकिन क्या सचमुच हथुआ राज्य खत्म हो गया या उसकी आत्मा आज भी इन दीवारों में जिंदा है? आइए चलते हैं आज के हथुआ राज्य में। पैलेस सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, ये उत्तर बिहार के इतिहास का एक जीवित दस्तावेज है। महल विशाल दीवारें अब भी बीते समय की कहानियां समेटे हुए हैं। कई हिस्से समय के साथ बदल चुके हैं, कुछ हिस्सों का उपयोग आज भी राज परिवार द्वारा किया जाता है, जबकि कुछ भाग इतिहास की खामोश निशानी बन चुके हैं। जब आप इन गलियारों से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो समय यहीं कहीं ठहर गया हो। हथुआ राज एक शासन नहीं है, लेकिन उसकी विरासत अब भी दिखाई देती है। पुराने विद्यालय, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक भवन और स्थानीय परंपराएं आज भी उस दौर की याद दिलाती है। इतिहासकारों के लिए हथुआ राज्य उत्तर बिहार की जमींदारी व्यवस्था को समझने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कुछ लोग इसे विकास और संरक्षण की कहानी मानते हैं, कुछ सामंती व्यवस्था की याद के रूप में देखते हैं। शायद इतिहास की यही खुशी हर पीढ़ी उसे अपने नजरिए से पढ़ती है। हर साम्राज्य एक दिन इतिहास बन जाता है, लेकिन इतिहास कभी मरता नहीं है।